अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इनकम एक्सपेंडिचर से थोड़ी सी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की। और मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आ जाए तो वो नॉर्मली नॉन करंट एसेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी हर वो चीज़ जो नॉन करंट एसेट का हिस्सा बनेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, राइट। जो नहीं बनेगा वो रेवेन्यू बन जाएगा। इसी तरह जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो रिसीट्स जो हमें लंबे अरसे के लिए मिलती हैं वो कैपिटल रिसीट्स होंगी, और अगर हमें शॉर्टर पीरियड के लिए मिले तो वो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। बाज़ का अगर क्वेश्चन आपको आया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपने उसमें से सिर्फ वो चीज बतानी है जो नॉन करंट एसेट या उसका हिस्सा बनी, और कोई चीज नहीं बतानी। इसी तरह अगर वो आपका क्वेश्चन पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट, तो आपने वो चीज बतानी है जो आपको लंबे अरसे के लिए लोन्स वगैरह मिले, या लायबिलिटी लंबे अरसे के लिए, या पैसे आपको लंबे अरसे के लिए मिले। ठीक हो गया जी, तो वो आपकी कैपिटल रिसीट्स होंगी, बाकी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, राइट। अगर उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल ट्रांजैक्शंस, तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड बोथ कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, वो दोनों उसमें आपने फिर बताने हैं। तो उसमें लायबिलिटीज भी हो सकती हैं लॉन्ग टर्म और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ये बस ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन क्या है, if it is capital expenditure only non-current asset, if it is capital receipt only liabilities etc, if it is capital transaction both capital receipts and capital expenditures. I hope the things are done. Okay, मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, असाइनमेंट भेजी थी, अगर वन बाय वन वो मेरे लिए पढ़ना शुरू कर दें। मैंने कहा था शायद उसमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस थी, इनमें से अपने कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको जरा देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस उन्हें अलग करें और कैपिटल ट्रांजैक्शंस को अलग करें। नाउ दिस मींस कैपिटल ट्रांजैक्शंस मींस बोथ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, उन सब से रिलेटेड हमने कैपिटल और रेवेन्यू को अलग-अलग करना है। तो ये एक अच्छी असाइनमेंट है जो आपकी हेल्प कर सकती है। अगर मेरे लिए बेटा पढ़ दें वन बाय वन, तो मैं आपको वन बाय वन इसको बताता जाऊं कि सबसे पहली क्या चीज है। जी प्लीज सर, पहले सबसे पहले पढ़ते ट्रांजैक्शन, एक एक करके पढ़ते। जी प्लीज, थोड़ी सी ऊंची आवाज में पढ़ना ताकि इसमें भी आवाज आ जाए, बल्कि सुहेब अगर पढ़ दे तो शायद इसको साथ बिल्कुल साथ इसकी आवाज है। व्हीकल के इंजन इज रिपेयर्ड। देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन ये है कि इंजन रिपेयर हुआ है, इंजन रिपेयर हुआ है। कहता है बताएं ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, प्लीज बताएं। रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि हमने इंजन रिपेयर किया, इंजन की जो ओरिजिनल एफिशिएंसी उसे मेंटेन किया है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया नहीं। तो इंजन रिपेयर अगर होगा तो इंजन रिपेयर विल बी टेकन एज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। जी प्लीज। व्हीकल बी इंजन इज रिप्लेस्ड। जी व्हीकल बी का देखिए पहले में इंजन रिपेयर हुआ और दूसरे में इंजन रिप्लेस हुआ, सेम इंजन जो है वो रिप्लेस हुआ। जी प्लीज, ये क्या होगा? नाउ दिस कैन नॉट बी रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा इंजन रिप्लेस हो गया, हमने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, तो अब ये कैपिटल रिसीट आपकी बन जाएगी। अगर ये रिपेयर होगा तो रेवेन्यू, और पूरे का पूरा बदल गया तो यानी एडिशन हुआ कोई जिसने आपको फायदा दिया, जिसने उसकी लाइफ बढ़ा दिया। इमेजिन अगर इंजन ना होता तो उधर ही खत्म था, इंजन आया उसकी लाइफ बढ़ गई, लाइफ बढ़ने से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। जी प्लीज। लोन बोरोड फ्रॉम बैंक फॉर 5 years। देखिए चूंकि कैपिटल ट्रांजैक्शन बतानी है, आपने जो लोन बोरो किया है फॉर 5 years, तो कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैपिटल या रेवेन्यू? क्योंकि हमने ये है कैपिटल रिसीट है लेकिन लंबे अरसे के लिए है, तो हम कहेंगे ये जो लोन है फॉर 5 years, ये वंस अगेन कैपिटल रिसीट है। मैं कह सकता हूँ दिस इज कैपिटल रिसीट, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
जी प्लीज। Interest paid on loan. देखिए जितने डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? Revenue. रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, हमने साल के लिए हर जो जितने भी एनुअल एक्सपेंसेस होंगे या दूसरे लफ्जों में हर वो एक्सपेंस जिसके साथ एनुअल लग जाएगा वो रेवेन्यू होगा क्योंकि साल के अंदर अंदर पे हुआ है। एनुअल इंश्योरेंस पेड, एनुअल टैक्स पेड, एनुअल इंटरेस्ट पेड, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके रेवेन्यू बन गए। Cash received from customer. कैश रिसीव्ड फ्रॉम Customer. कस्टमर, वंस अगेन देखिए नथिंग इज मेंशन्ड, तो कैश रिसीव्ड डेली ट्रांजैक्शंस में आता है, तो ये आपका Revenue. दिस इज रेवेन्यू रिसीव्ड। Cash paid to employees for their wages. वेजेस के लिए आपने पे किया, वंस अगेन एक्सपेंस है आपका, Yes, sir. डे टू डे एक्सपेंस है। वंस अगेन जो वेजेस वगैरह हैं जो आपने नॉर्मली पे की हैं तो ये भी आपकी Revenue. रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। Wages paid by the building contractor to his own staff for the construction of an office room. अब मेरा ख्याल में इसमें शायद आपका प्रॉब्लम आया हो, No, sir. नहीं है? ये क्या चीज है? Capital. कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेजेस पेड टू नॉर्मल एम्प्लॉइज रेवेन्यू, लेकिन अगर आपने वेजेस पे किया अपने एम्प्लॉय को किसके लिए कि कोई एसेट बनाए तो फिर ये क्या बन जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए बेटा अगर आपने एम्प्लॉय लर्सिंग आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है जैसे आप 10,000 रुपया देते हैं एज वेजेस, नॉर्मली दे रहे हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। आपने इस एम्प्लॉय को यूज किया फॉर सम डेज और इस 10,000 में से 3,000 रुपया पे किया क्योंकि आप बिल्डिंग एक बना रहे थे या फर्नीचर बना रहे थे या मशीन बना रहे थे और 7,000 रुपया नॉर्मली दिया, टोटल 10 ही दिया। तो पहला 10 जो नॉर्मली हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए था, अब इसमें से 3,000 जो बिल्डिंग के लिए गया ये कैपिटल है और जो नॉर्मली पे किया वो रेवेन्यू। तो बस को ऐसे भी वो पूछ लेता है, एक एम्प्लॉई है जिसे हम 30,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, इस 30,000 में से वो 10 दिन के लिए यूज हुआ है बिल्डिंग बनाने के लिए, 10 दिन। तो अब आपने देखे 30 डिवाइडेड बाय 10/30 करके पहले उसकी प्रोपोर्शन निकाल लेनी कि इस 30 में से कितनी तनख्वाह बनती है जो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज है, उतना कैपिटलाइज किया जाएगा, बाकी जो है रेवेन्यू में लिखा जाएगा। ये इंशाल्लाह बड़े हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर नहीं आपसे इंशाल्लाह पूछे जाएंगे, अगर पूछ रहे तो फिर आपने ऐसे बता दें, राइट कारण। लेकिन जो आपके काम की चीज है वो ये है कि एनी वेजेस एनी सैलरी पेड, वेजेस और सैलरी पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट, फॉर कंस्ट्रक्शन of any asset, it's not just about building. If you are paying any wage or salary to construct any asset, वो क्या बन जाएंगे आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर बिल्डिंग के लिए था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। जी प्लीज। The purchase of machinery for use in the business. बिजनेस में यूज करने के लिए मशीनरी खरीदी है तो ऑब्वियसली नॉन करेंट एसेट है, तो फिर ये क्या बन जाएगा जी? मशीनरी है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। Carriage paid to bring the above mentioned machinery to the factory. जी, अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, कल हमने डिस्कस किया था किसी एसेट को घर लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कैरेज वगैरह पे किया तो वो ट्रांसपोर्टेशन उसी एसेट का हिस्सा बन जाए। Capital. तो एनी ट्रांसपोर्टेशन और कैरेज बाय द वे ट्रांसपोर्टेशन को ही कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। कैरेज पेड फॉर एनी एसेट, कोई भी एसेट है उसके लिए अगर आपने कैरेज पे किया है तो वो उसी का हिस्सा बन जाएगा और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। जिस चीज के ऊपर कैरेज पे किया जाएगा तो उसी का हिस्सा बनेगा। अगर नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय को वैसे किसी काम भेजा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। जी प्लीज नेक्स्ट। Monthly electricity bill paid. डे टू डे ऑपरेशन है, ये तो नॉर्मल आपने मंथली पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाएगा। 9/10 आता है जी 9/10 आता है। चल यार The purchase of a soft drink vending machine for the canteen. सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन आपने खरीदी है, कौन से किन एसेट है?
है तो मशीन ही है ना, तो मशीन आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। The stock of soft drink purchased for resale along with the above mentioned vending machine. आपने कोई भी स्टॉक बेचने के लिए खरीदा है तो वो करंट में आता है, साल के अंदर अंदर वाला स्टॉक है ना आपका, स्टॉक इन्वेंट्री। अगर आपको याद हो, अगर आपने बहुत बचपन में हमने चीज़ पढ़ी थी कि वो चीज़ें जो बेचने के लिए से खरीदी जाती हैं उन्हें हम इन्वेंट्री कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। और ये कहाँ पर आता था, ये उस एसेट के अंदर आता था जो साल के अंदर अंदर हमने यूज करने हैं। जो साल के अंदर अंदर वाली चीजें वो क्या बन जाती हैं जी, रेवेन्यू बन जाती हैं। तो जो एनी स्टॉक इन्वेंट्री परचेज जो होती हैं ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है जी। जी Annual motor vehicle tax paid for the existing car. एनुअल लग गया, एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स रेवेन्यू। हर वो चीज जो साल के अंदर अंदर वाली पे होने वाली है वो एनुअल टैक्स, एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल कंसल्टेंसी फीस, एनुअल प्रीमियम्स, कुछ भी वो रेवेन्यू होता है। Annual motor vehicle tax paid for new car. न्यू कार के लिए अगर पे किया है Capital. तो फिर वो कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर मैं आपको याद होगा जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो मैंने साथ ही बता दिया कि अगर इसमें कोई टैक्सेस वगैरह हो तो फिर वो उसी का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर आपने शुरू में खरीदा तो टैक्स पेड फॉर मोटर व्हीकल एट बिगिनिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज करते हुए अगर कुछ भी पे किया, जैसे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ गई आपको, जैसे आपको नंबर प्लेट लगवानी पड़ गई, सेल्स टैक्स पे करने पड़ गए आपको, तो वो सब के साथ इसी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा जी। Cost of alteration in office van to increase carrying capacity. देखें, आपने एक ऑफिस है आपका, उसमें एक्सटेंशन की है और उसने क्या किया, कैपेसिटी को इंक्रीज किया। मैंने कोई ऐसी बात बताई कि अगर किसी एसेट में आप एडिशन करें, वो एडिशन या तो उसकी लाइफ को बढ़ाए या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दे, तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, तो ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। तो एनी एक्सटेंशन टू ऑफिस ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। Small but expensive alteration to a manufacturing machine which increase the output of the machine by 15%. बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हुआ है। उसने एक छोटी सी ऑल्ट्रेशन की है किसी मशीन में, 15 and 16 ऑल्ट्रेशन, लेकिन उस ऑल्ट्रेशन ने क्या किया, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, आउटपुट को बढ़ा दिया। तो ऑल्ट्रेशन वंस अगेन कैपिटलाइज हो जाएगी। कोई भी ऑल्ट्रेशन, कोई भी एडिशन, कोई भी एक्सटेंशन which will ultimately increase either life or capacity of the asset will become part of that asset or that will be capitalized, right बेटा? बस ये चलिए सर ये 12 का आपने बताया कि हमने स्टॉक लिया वेंडिंग मशीन के लिए, लेकिन सर कल आपने हमने डिस्कस किया था कि नॉन करंट एसेट को उसकी करंट पोजीशन और उसके लिए जो खर्चे होते हैं वो ये है। वेंडिंग मशीन लाए उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक, वो तो उसी के खर्चे में आएगा ना, वो कैपिटलाइज क्यों नहीं? कैपिटलाइज नहीं किया, मैं तो यही कह रहा हूँ, नहीं करेंगे कैपिटलाइज सर होगा ना, क्योंकि उसकी वर्किंग कंडीशन में लाएंगे ना। नहीं, वर्किंग कंडीशन में नहीं लाना। मैंने इसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो, तो उसका मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट टू बी यूज्ड। मिसाल के तौर पर आप एक मशीन लेके, अब तो सिर्फ मेरी बात, आप एक मशीन लेके आपने खरीदी, सारे खर्चे पे किए, पे करने के बाद आपने इंस्टॉल कर दिया, अब ये इंस्टॉल हो गए, अभी प्रोडक्शन में नहीं गए, अभी प्रोडक्शन में नहीं गए। अब प्रोडक्शन में जाने से पहले हमने टेस्ट किया, प्रोडक्शन में जाने से पहले टेस्ट किया, वो टेस्टिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी, वो कैपिटलाइज होगी। अब हमने यूज करके देख लिया, हाँ यार ये मशीन रेडी है, अब ये कपड़ा बना सकती है। अब जब इसके बाद इसके ऊपर जितनी चीजें होंगी, कपड़ा बनेगा, बिजली यूज होगी, अब ये डे टू डे ऑपरेशन। जैसे आप ये मशीन लेके आए, वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन होती है क्या वैसे?
पैसे डालो हाँ, जो आपने वर्किंग में आ गई ना, वो आपने लाकर रख दी। अब वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले, वर्किंग कंडीशन में लाने तक का क्या मतलब है? अब ये रेडी है कि इससे काम लिया जा सकता है। इसके बाद जितने काम लिए जाएंगे इससे, वो उसके रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यानी हमने कपड़ा बनाया, उसमें बोतलें बेची, उसका स्टॉक लेके आए। मिसाल के तौर पर एक बोतल बनाने वाली मशीन है, तो मशीन इज एन एसेट, लेकिन जो उससे बोतलें बन रही हैं वो एसेट नहीं, वो हमारा स्टॉक, इन्वेंट्री। तो वो इसमें यहाँ पर हम, मेरा बिल्कुल भी मकसद वर्किंग कंडीशन में लाने तक का ये नहीं था कि वो वर्किंग में जब तक रहे तब तक उसके ऊपर जो भी खर्चे हैं वो उसको कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब है वंस इट इज रेडी फॉर यूज, वंस इट इज अवेलेबल फॉर यूज, तो उसके बाद अगर उससे जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसको चलाने के लिए, वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे। ठीक हो गया, बात समझ लगी? उससे पहले पहले वाले जितने खर्चे हैं वो उसमें शामिल किए जा सकते हैं, उसके बाद वाले नहीं। यानी कट ऑफ लाइन है वर्किंग कंडीशन में लाने तक आ गई, अब इसके बाद वाले खर्चे उसमें शामिल नहीं है। ये बात समझ लगी जी? इसमें कोई मसला नहीं। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अच्छी एक्सरसाइज थी। तमाम जो रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स, उन सबको जज करने के लिए नॉर्मली क्वेश्चन आता है जिसमें मैंने बताया, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्या ये काम आती हैं चीजें आगे जाके, जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे वहां पर भी ये काम आएंगी। आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में भी इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा, इसलिए किसी कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कंस्ट्रक्ट कराता है। यहीं पर अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये आगे जाके आगे तक काम आएगा। F1 में भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में।